सत श्री अकाल पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले उनका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुरप्रीत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। जैसे कल पूरी दुनिया डराई हुई थी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कि एक सभ्यता आज रात को ख़त्म हो जाएगी पूरी की पूरी, जो मैं नहीं चाहता। साथ में वो ये भी बोल रहे थे और अमेरिका के इस बोले गए सारी बात के बाद आखिरकार 2 हफ्तों के लिए सीज़ फायर की बात सामने आई है। और क्या-क्या जानकारियाँ हैं, जो अंदर की बातचीत क्या है, कैसे ये समझौते तक बात पहुँची है और हॉर्मूज़ का क्या रहेगी, मतलब उसकी स्थिति क्या रहेगी? खुलेगा, बंद रहेगा, कोई टैक्स लगेगा, क्या सारी स्थिति है? देखिए, ये जो सीज़ फायर हुआ है, इसको अलग-अलग किस्म से परिभाषित किया जा रहा है। जो वेस्ट एशिया था, उन वहाँ पर 40 दिनों से संघर्ष जारी था, आज विराम लगा है। इसमें यही है कि जो विराम लगा है, इसमें अमेरिका की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी, इज़राइल की तरफ से अलग-अलग किस्म के कहें कि प्रतिक्रियाएँ हैं। अ, अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि ईरान की लीडरशिप सीज फायर के लिए भीख मांग रही थी क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि अब किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं दिया जाएगा। हेगसेथ ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट खुला है और वहां से जहाज गुजरते रहेंगे। अमेरिका और ईरान की सेनाएं इस इलाके पर नजर रखे हुए हैं। ट्रंप के पास इतनी ताकत थी कि वो चाहें तो कुछ ही मिनटों में ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था ठप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई देश ईरान को हथियार देगा तो उस पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। यह फैसला तुरंत लागू होगा और इसमें कोई छूट नहीं होगी। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन के बाद 2 हफ्ते की बातचीत के बाद कह सकते हैं कि सीज़ फायर पर सहमति बनी है। ट्रंप ने बताया कि जो फैसला है पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया है। कल आपने सही कहा कि जो पूरा मामला था, ट्रंप ने जिस हिसाब से ट्वीट किया तो लोग बड़े आशंकित थे और ईरान में तो इवन लोग सड़कों के ऊपर उतर आए थे। बहुत सारे लोग, एक तो मैं एक म्यूजिशियन देख रहा था, वो तो जो ईरान के पावर हाउस थे वहां जाके बैठ गए, लोग सड़कों पे उतर आए। तो लोग एकदम से दिख रहे थे कि हाँ ठीक है कि आप हमला करो, हमें खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं, हम सड़कों पे उतर आते हैं। तो वो दिख रहा था। दुनिया भर में वो विजुअल्स गए, उनका भी एक गहरा असर रहा। ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा है, ऐसा मतलब पाकिस्तानी और जो अमेरिकी जो मीडिया है वो ये बात चला रहा है। इसमें पहला बात तो यही है, हमले पूरी तरह से बंद हो और यही है कि अमेरिका और इज़राइल दोनों ही मुल्क हमले रोकें। दूसरा कह रहे हैं कि सभी सैंक्शन हटाए जाएँ, जो इकोनॉमिक फ्रंट पर जो प्रतिबंध वगैरह लगाए गए हैं, वो हटाए जाएँ। तीसरा वही कि जो फ्रीज़ किए गए एसेट्स हैं, वो वापस दिए जाएँ। जंग का स्थायी अंत हो, सिर्फ सीज़ फायर नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरह से खत्म करने की शर्त रखी गई है ईरान की तरफ से। अमेरिकी सेना की वापसी हो। ईरान ने मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैनिक ठिकानों से सेना हटाने की मांग की है। नुकसान की भरपाई हो, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल रहे, सुरक्षित आवाजाही लेकिन शर्तों के साथ हो। प्रति जहाज फीस का प्रस्ताव भी रखा। ईरान ने प्रस्ताव रखा कि हर जहाज से करीब $20 लाख फीस ली जाएगी, जिसे ओमान के साथ शेयर किया जाएगा। तो क्षेत्रीय संघर्ष भी खत्म खत्म हो, लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत जो और रीजनल जो वेस्ट एशिया में तनाव है वो भी खत्म हो, जिसमें यमन के हुती विद्रोही और भी बहुत ऐसे मामले। अब ये सुनने में ऐसे लगते हैं कि ईरान जैसे सीज फायर में डोमिनेट कर रहा हो और काफी इसको लेकर जो आसिफ मुनीर हैं और शहबाज शरीफ हैं, उनका भी नाम उछल रहा है कि उन्होंने इस जंग को रुकवाया है। कई ऐसी बातें आ रही हैं और हालांकि देखिए, आज लेबनान की राजधानी पर इजरायली हमलों का जो फुटेज था वो भी देखने को मिला। इसके अलावा मतलब अमेरिकी सैनिक तो तकरीबन 13-14 हज़ार से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक जो है
वो मिडल ईस्ट में डिप्लॉय तो कर ही रखे थे, वो भी हमें दिख रहा था। बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा था, ड्रोन और भी कई ऐसी चीज़ें देखने को मिल ही रही थी। अभी यही है कि होर्मुज़ पूरे तरीके से नहीं खुला है, लेकिन जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही की कोशिश जारी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही तय करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो मतलब अभी तो वहाँ से ट्रैफ़िक शुरू नहीं हुआ है, वाटर ट्रैफ़िक, लेकिन वो शुरू हो जाएगा। ट्रम्प के अलग दावे हैं, जैसे 10 पॉइंट का प्रस्ताव ईरान ने भेजा, तो ट्रम्प के अपने दावे हैं। ट्रम्प कह रहा है कि ईरानियों को पाबंदियों से राहत तो मिल सकती है, लेकिन उन्होंने 15 पॉइंट्स का प्रस्ताव ट्रम्प ने भी रखा है। अमेरिका ने ईरान पर तेल बेचने पर रोक, बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस पर कंट्रोल और अमेरिकी कंपनियों को ईरान से व्यापार करने पर रोक जैसे बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध लगा रखे थे, तो वो भी एक गाथा है। मतलब अभी तो यही है कि जो अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पीट हेगसेथ, उन्होंने मतलब उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वही है। और इसके अलावा पोप हैं, पोप ने भी ये कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज़ फायर की उम्मीद है, वो असली किरण बताया है। युद्ध खत्म करने का एकमात्र रास्ता उन्होंने बातचीत कहा और कहा कि दोनों पक्षों में बातचीत होनी चाहिए। तो ख़ैर यही एक मतलब मामला है। और ब्रिटिश पीएम हैं कीयर स्टारमर, वो भी मिडल ईस्ट के दौरे पे पहुँचे हैं। जैसे ही सीज़ फायर का ऐलान ऐलान हुआ है, वो भी जी। अपने मिडल ईस्ट में पहुँच गए। तो देखिए यूरोप भी मतलब क्योंकि यूरोप का भी बहुत नुकसान हो रहा था, तो यूरोप भी अब मिडल ईस्ट के साथ अपने नए तरीके से क्या कहें इसको कि अपने नए तरीके से रिश्तों के ऊपर काम करेगा। कतर जो है, कतर ने भी सीज़ फायर का स्वागत किया है और कहा है कि अभी काम और बाकी है। यूरोपियन यूनियन का जैसे मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, तो उसमें यूरोपियन यूनियन की जो विदेश नीति प्रमुख हैं, काजा क्लास, उन्होंने ये कहा कि दुनिया खतरनाक हालात से एक कदम पीछे हट गई है। मतलब वो यूरोपियन यूनियन की तो पूरी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल पोज़ीशन ही यही थी कि भई अगर ये मामला आगे बढ़ा तो ये फिर ये नहीं है कि इसमें 3 ही मुल्क लड़ेंगे, ईरान, अमेरिका, इज़राइल ही नहीं बचेंगे, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। ख़ैर उन्होंने कहा कि अब यूरोपियन यूनियन की आप जो स्टेटमेंट आई, पॉलिटिकल स्टेटमेंट कही है, आप वो भी कह रहे हैं कि एक मतलब एक एक कदम पीछे हटी है उससे, जो दुनिया जो खतरनाक हालात बन रहे थे, उससे एक कदम पीछे हटी है। जी, बिल्कुल। और इससे अगर आगे बढ़ें तो अगली बात पाकिस्तान की इस सारे सीज़फायर में भूमिका पे बात करते हैं। ये सीज़ फायर हुआ उसके बाद अमेरिका के और ईरान के बारे में भारत ने भी जो अपनी तरफ से इसका स्वागत किया, जारी किया जो नोट है और उसमें पाकिस्तान का कोई ज़िक्र नहीं किया। हालाँकि और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इस सारी चीज़ों पर अपना आभार व्यक्त किया और पाकिस्तान का नाम लिया, नाम लिखा उसमें। लेकिन भारत के लिए ये कितना सेटबैक की बात है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जयराम रमेश भी बात कर रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी जो पर्सनलाइज़ होकर करते हैं मोदी, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, यही है कि एक तो वो कई ख्वाब इससे डिप्लोमेसी कह लो या फिर आप जियोपॉलिटिक्स में कई ख्वाब आपके चूर-चूर हुए हैं। एक तो आपका जो सबसे पहला दावा क्या होता है? सबसे पहला दावा होता है कि विश्व गुरु, आप बताएँगे कि दुनिया क्या करेगी, तो वो तो दिखा नहीं। आप सीज़ फायर की किसी भूमिका में नज़र नहीं आए। पहला दावा तो ये। दूसरा दावा देखो उसमें क्या है, ग्लोबल साउथ के लीडर होने का जो सपना था या ग्लोबल साउथ में लीड करने जैसा, वो भी आप देखिए, उसमें भी कोई दम नज़र नहीं आया। तो ये एक कह सकते हैं डिप्लोमैटिक लेवल पर कि हमसे एक कमज़ोर मुल्क पाकिस्तान, हालाँकि मतलब हमारा पड़ोसी मुल्क है, मैं कमज़ोर जैसा शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा, ये कहूँगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क जिसके साथ भारत की और पाकिस्तान काफ़ी तनाव में रहते हैं। तनाव की वजह से कोई बहुत ठोस वजह तो है नहीं। शायद दोनों ही जो देशों के जो हुक्मरान हैं, वही अपनी-अपनी जनता को गुमराह करने के लिए शायद कोई तनाव बनाते हों। ख़ैर तो यही है कि आपका जो पड़ोसी मुल्क है, जो आपसे छोटा है और रिसोर्सेज़ के मामले में भी और कई सारे मामलों में वो इन मामलों में लीड ले रहा है, तो वो दिखाता है कि काफ़ी आपका वज़न कम हुआ है। ख़ैर जियोपॉलिटिक्स में।
यही है कि दुनिया ने पाकिस्तान को बधाई दी है। इसमें अलग-अलग जैसे आप देशों का ज़िक्र कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, मिस्र, जापान, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया, कज़ाकिस्तान, जर्मनी, यूक्रेन, फ़िनलैंड, स्पेन, चीन, सऊदी, तुर्की, फ्रांस सारे देशों ने मतलब इस युद्ध विराम का और सीज़ फायर का स्वागत किया है। इनमें अधिकतर के जो मैंने नाम लिए जिन मुल्कों के, अधिकतर के ट्वीट्स में आप देखिए पाकिस्तान का नाम है। तो जी, वो है एक मामला और भारत ने भी हालाँकि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, उन्होंने भी अपना अपन कहें कि इसके ऊपर ट्वीट कहा है और ये कहा है कि खाड़ी देशों और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले जो असर है वो अब इससे कम होगा। तो देखिए, इसमें यही है कि नरेंद्र मोदी तो थोड़ा-सा डिस्क्रेडिट इसलिए भी हो गए थे क्योंकि वो इस युद्ध जब शुरू हुआ था, उससे पहले वो इज़राइल घूम रहे थे। तो ख़ैर वो एक मेरे को लगता है कि ये बड़ा मामला था जिसके कारण ये चीज़ें हुई। हालाँकि अब तो जो इंडिया का गोदी मीडिया है वो उसने एक नया मामला चला दिया। वो कह रहा है कि जो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो ट्रम्प की गुलामी कर रहे हैं क्योंकि जो ट्रम्प ने जो मैसेज भेजा उसको ऐसे कैसा कॉपी पेस्ट कर लिया। तो अब यहाँ की जो गोदी मीडिया है दिल्ली की कह लो या फिर इंडिया की, वो तो लगातार अब मतलब वो ये नहीं पाकिस्तान का धन्यवाद तो उन्होंने क्या ही करना है कि चलो इतनी बड़ी जंग टलवा दी। अब तो वो पाकिस्तान को ये बोल रहे हैं कि देखो अमेरिका के गुलाम है, अमेरिका के गुलाम। अरे भाई आपका जो प्रधानमंत्री है, वो ट्रम्प 3600 बार बयान दे चुका उस उनके बारे में, वो उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फिर वहाँ पर इज़राइल में जाके फादरलैंड फादरलैंड क्यों कर रहे थे? पापा क्यों बना जी, रहे थे इज़राइल को? तो वो भी एक मामला है और जो ख़ैर एप्स्टीन फाइल में जो वो 2 लाइन का जो मैसेज है वो भी बहुत तो दिखाता ही है आपके प्रधानमंत्री की भी हैसियत तो पता ही है ख़ैर। यही है कि बहुत ऐसे इसको लेकर अब तो गोदी मीडिया के पास तो यही एक चीज़ बची है, ये कहने के लिए कि नहीं-नहीं देखिए जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो तो ट्रम्प के गुलाम हैं, यही एक लाइन बची हुई है। कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि कैसे मतलब पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में डील क्रैक करवाई, कोई इसके ऊपर बात कर ही नहीं रहा। ख़ैर वही है कि जंग की शुरुआत तो इज़राइल की वज़ह से हुई थी, वो तो आपको पता ही होगा कि नेतन्याहू जो थे वो व्हाइट हाउस गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने प्लान बताया था। हालाँकि जो जेडी वांस थे अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, वो इस जी। जंग के खिलाफ थे, फिर भी ये खैर ये जंग में चले गए और अब खत्म इसको पाकिस्तान ने करवाया, वो दिख ही रहा है। तो यही है इसमें अलग-अलग तो और ये भी है कि 14 दिनों के लिए चलो ये सीज़ फायर की बात कही जा रही है। क्या 14 दिनों के बाद फिर जंग शुरू हो जाएगी या फिर कोई समझौते पे पहुँचेंगे? ये तो अभी मतलब कह ही रहे हैं कि इसके ऊपर सवाल हैं ये। मेरे को लगता है कि कोई किसी किस्म की अभी 14 दिन के बाद कोई जंग शुरू होने की स्थिति दिख नहीं रही है क्योंकि नुकसान बहुत हो रहा था इंटरनेशनल लेवल पे। तो जी, यही और इसमें यही है कि दोनों ही मुल्क इस कॉमन ग्राउंड पे तो देखेंगे ही कि भई दुश्मनी खत्म हो और दुश्मनी खत्म होने के साथ-साथ शांति बहाली हो, हमले बंद हों, जो एक-दूसरे का नुकसान है उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बना सकते हैं और उस स्टेट पर नियंत्रण का बड़ा सवाल रहेगा मेरे को लगता है और ईरान देखना अब टोल टैक्स वसूलेगा मैं आपको कह रहा हूँ। इस जंग में ईरान को बढ़त मिली है, मानो या ना मानो दुनिया कुछ टाइम बाद मानेगी जब ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट से टोल टैक्स वसूलेगा और 4 चीज़ें करेगा, उसका मुनाफ़ा होगा, तब आप देखना जब दुनिया मानेगी कि हाँ, जो ये जंग छिड़ी थी इसमें ईरान ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखो, ईरान ने ये तो साबित कर दिया है कि देखो कितना ही छोटा मुल्क हो, इज़राइल और अमेरिका जैसी ताकत के सामने वो खड़ा रहा, लड़ाई लड़ी, तो उसने एक एक अपनी मज़बूती तो साबित की। बिल्कुल मजबूती तो है ही और इसके आगे अगर बात करें तो बात तो अमेरिका-ईरान जंग के बारे में ही होगी, सीज़फायर के बारे में ही। लेकिन इस सब के बीच जानकारी आ रही है कि सीज़फायर की खबर आते ही जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, वो $100 प्रति बैरल से भी नीचे आ गई। वैसे तो $100 से काफ़ी ऊपर थी। देखिए जो तेल की कीमतें थी, जैसे ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ
15% उसी टाइम क्रैश कर गई, $15 के आसपास टूट गई, ठीक है? और ये 6 साल के अंदर कह सकते हो कि एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है क्रूड ऑयल में। जब जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी, तब याद करिए कि जो क्रूड ऑयल था वो $73 प्रति बैरल चल रहा था, और एकदम से जब जंग पूरे अपने उस पे उफान पे जा रही है तो $120 प्रति बैरल हो गया था। तो बहुत ऐसे तेल में बहुत उछाल देख रहे थे, अब एकदम से गिरा है। तो अभी तो और गिरेगा, मेरे को लगता है कि ये तकरीबन जो क्रूड ऑयल है वो 80-80 पे आएगा। $73 प्रति बैरल था, तो मेरे को लगता है कि 80-85 के बीच में कहीं ये सेटल होगा। तो वो है, मतलब अलग-अलग आपको थोड़ा और हैरानी की बात बताता हूँ। आप जी। ये चेक करो कि पाकिस्तान की मार्केट है, जो शेयर बाज़ार है पाकिस्तान का, वो उसमें कितनी आज उछाल देखा गया है। हुँ, आपको थोड़ी जी। हैरानी होगी, मतलब पाकिस्तान में भारत में पाकिस्तान के बारे में क्या खबरें चल रही है, देखो पाकिस्तान में पेट्रोल महँगा हो गया, डीज़ल महँगा हो गया, टमाटर महँगे हो गए। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि वहाँ पे आज के दिन शेयर मार्केट में इतनी उछाल देखी गई है। ख़ैर पाकिस्तान भी अपना, मतलब मेरे को लगता है कि फ्यूल वग़ैरह उसको काम करना ही पड़ेगा। ऐसे तो बात है नहीं कि भई वहाँ पर दिक्कतें नहीं है, पाकिस्तान में भी जो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें वो बढ़ी तो हैं ही, ख़ैर। पर आज उनकी शेयर मार्केट में बहुत उछाल था। मैं शायद देख रहा था 107 वाट परसेंट का उछाल रहा हो। मैं अभी आपको बता भी देता हूँ कि कितना उछाल था आज। काफ़ी, मतलब, और खाली पाकिस्तान के उसमें नहीं, हर एक जगह पे देखा गया। मतलब 12,000 अंक आज ये उछला है इनका बाज़ार, और ये पाकिस्तान के शेयर बाज़ार 14,000 अंक, सॉरी। पाकिस्तान के शेयर मार्केट के इतिहास में सबसे बड़ी तेजी है ये, और तकरीबन 10% राइज है। जी। बहुत बड़ा वहां पर उछाल आया है। तो और भी बहुत 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 बाजारों में हमें ये उछाल देखने को मिला है। और मतलब ठीक है, इस इसका फायदा होगा। इस ये जो जंग बंद हुई है इसमें क्रूड ऑयल के भी कम हुआ है। आज भारत का, मतलब ऐसे मतलब जो अपन कहें कि शेयर बाजार है उसमें भी एक तेजी देखी गई है। तो खैर हर एक साउथ एशिया में तो लगभग हर बाजार में आज तेजी देखी गई है। हुँ, जी। और इससे आगे बढ़ें तो पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अपनी ज़मानत के लिए अर्ज़ी लगाई है अगाऊ ज़मानत को के लिए। मामला ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ये। हाँ, ये ज़्यादा हो गया है। भई जो पवन खेड़ा का घर है दिल्ली में, वहाँ पर असम पुलिस खड़ी हुई है उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनके घर की तलाशी ली जा रही है। पूरा चौक कर रखा है, वहाँ पे मीडिया वालों को नहीं जाने दे रहा। और मतलब वो जो असम इलेक्शन के दौरान गुवाहाटी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे पवन खेड़ा, जिसमें उन्होंने खुलासे किए थे, उसके बाद उनके घर पे ये सब मामला चल रहा है। उनके लैपटॉप, आईपैड सब जब्त कर लिए गए हैं। और यही है कि पवन खेड़ा तो यही कह रहे हैं कि जो असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा, वो पुलिस छोड़कर उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, चुप नहीं होंगे। 5 अप्रैल को खेड़ा ने 2 आरोप लगाए थे। एक तो यही कि उनकी पत्नी जो हिमंता विश्व शर्मा हैं, उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट हैं, और उनको तकरीबन 52,000 करोड़ रुपए उन्होंने बाहर भेजे हैं, शेल कंपनियाँ, और कई ऐसे आरोप थे। हिमंता इसके ऊपर हमलावर दिख ही रहे हैं, और उन्होंने पवन खेड़ा को कहा कि मैं पवन पेड़ा बना दूँगा। इस किस्म की घटिया और और भी गलत, मतलब गालियाँ वगैरह भी दी हैं। तो ख़ैर 9 तारीख को यानी कि कल मतदान है, और कल केरलम में भी चुनाव है, कल असम में भी चुनाव है, पौंडीचेरी में भी चुनाव है, तो कल बहुत बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। मेरे को लगता है कि असम अभी के लिए ऐसा दिख रहा है कि शायद जो बीजेपी है, वो अभी तो थोड़ी मतलब आगे दिख रही है। बाकी कल की वोटिंग के ऊपर रहेगा। अगर मुस्लिम इलाकों में ठीक-ठाक वोटिंग हो गई, फिर तो कांग्रेस की बात भी बन सकती है असम में। हुँ, जी। देखते हैं बनता क्या है। आगे बढ़ें तो गुरुग्राम में 10,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, ऐसा क्यों? हाँ, और सारी जितनी बड़ी कंपनियाँ हैं, जिनको ट्रांसनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनियाँ कहते हैं, उन कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। आईएमटी गुड़गाँव में होंडा कंपनी है, उसके तकरीबन जो
वो कर्मचारी थे, उन्होंने हड़ताल शुरू की थी, लेकिन वो हड़ताल इतनी बड़ी, शुरू में तो 10-12 कर्मचारी थी, उन्होंने हड़ताल शुरू करी थी। बढ़ते-बढ़ते वो ऐसी हो गई कि 10,000 के आस-पास जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थे होंडा के, वो सड़कों पे उतर आए और उसमें 6 अलग-अलग कंपनियों के जो कर्मचारी हैं, जैसे रिचाको है, होंडा है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं और मतलब टॉप लेवल की कंपनियाँ हैं। तो इन्होंने अब आंदोलन शुरू कर दिया है और वहाँ पर मतलब यही है कि वहाँ पर धारा 163 लगा दी है। डीसी कह रहे हैं कि 5 लोगों से ज़्यादा लोगों को हम इकट्ठा नहीं होने देंगे, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। लेकिन वहाँ पर तो लोग जो श्रमिक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार वहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या वहाँ पर होता है, पर मतलब जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसमें हज़ारों जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, वो वर्किंग क्लास के लोग, वो सड़कों पे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़ैर ये जब से 4 कानून मज़दूरों के लिए लेके आए हैं, लेबर कोड जब से आया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हर जगह पे अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। हर जगह पे जो कर्मचारी हैं, वो चाहे कुछ दिन पहले पानीपत में मैंने जैसे बताया था, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से भी खबरें आई थी और अब ये गुड़गाँव में भी देखने को मिल रहा है। जी। और अगली खबर पर बढ़ें तो 11 साल के बाद जेल से बाहर आएँगे रामपाल। वैसे तो इनके श्रद्धालु काफ़ी मैं देखता हूँ काफ़ी जगह किताबें वग़ैरह बाँटते हुए, इनके पोस्टर लगाते हुए और प्रचार भी इनका वैसे यूट्यूब और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर चलता रहता है। वो पुराना ही चलता रहता है अगर ये 11 साल से जेल के अंदर हैं? हाँ, इनका जो प्रचार है वो चलता रहता है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से इनको राहत मिली है। इनके ऊपर ये उम्र कैद की के मामले में सज़ा काट रहे थे और इसमें 11 साल 4 महीने बाद जेल से बंद आ रहे हैं। इनके ऊपर जो आरोप लगे 2014 में, वही जो एक कोर्ट का आदेश था, उसमें इन्होंने अवमानना की, वो पेश नहीं हुए। उसके बाद ही वहाँ पर टकराव हुआ, पुलिस गिरफ्तार करने गई तो इनके जो समर्थक थे, उन्होंने पुलिस के साथ टकराव कर दिया। जिसके कारण वहाँ पर 5 महिलाएँ और 1 डेढ़ साल के बच्चे की भी मौत हुई थी और उसी टाइम पे देशद्रोह का मामला इनके ऊपर दर्ज किया गया था। इनके 6-7 आश्रम हैं। वैसे बात करें तो जो ये साहब हैं संत रामपाल, ये बेसिकली कबीरपंथी हैं, दास पंथ जो होता है। इनका मतलब मामला ये बताया जाता है कि इनका शुरू में आरएसएस के साथ पंगा पड़ा था, आर्य समाज और आरएसएस, क्योंकि ये वेदों के ऊपर और जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके ऊपर टिप्पणियाँ करते रहते थे। क्योंकि ये कबीरपंथी हैं, तो कबीर के जो दोहे थे, वो आज के टाइम पे पढ़ने और कहने भी अपने हिसाब से वो तो है ही। ख़ैर, अभी देखते हैं कि इनकी जो बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या रहती है, क्या चीज़ें रहती हैं। ये सही कह रहे हैं कि जो इनके श्रद्धालु हैं, वो लगातार 10-11 साल बेशक से जेल में रहे हों, लेकिन सड़कों पे दिखते थे किताबें बाँटते हुए और बोर्ड, फ्लैक्स और यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी इनकी चीज़ें दिखती थी। जी। और अमृतसर गोल्डन टेम्पल पहुँचे ईरानी प्रतिनिधि गोल्डन टेम्पल क्यों आए थे? क्या उनकी तरफ से निमंत्रण की खबर भी है? देखिए, ईरान के जो सुप्रीम लीडर होते हैं, उनके अलग-अलग कंट्रीज़ में प्रतिनिधि होते हैं। तो भारत में जो प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन जियानिया, वो आज सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुँचे थे और वहाँ पर नतमस्तक भी हुए। एसजीपीसी के जो अधिकारी थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। एसजीपीसी के जो प्रेज़िडेंट हैं, एडवोकेट हरजिंदर धामी, वो भी थे। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को दिल्ली में होने वाले विशेष कार्यक्रम के लिए उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने आमंत्रित किया है, सद्दा पत्र दिया है। तो 12 अप्रैल को ईरान कल्चर हाउस में जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर जो जिनकी शहादत हुई है, उनके 40वें दिन पर एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सिख और इस्लाम में शहादत का महत्व समझाने के लिए उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्व है इसका, और इसलिए वो ये अपन कहें कि सदा पत्र निमंत्रण पत्र देने आए थे। तो ख़ैर, उन्होंने आज उन्होंने मीडिया में बात की, उन्होंने दावा किया कि जो ईरान को
नक्शे से मिटाने की बातें करता है, वह रात में युद्ध रोकने की भीख माँगता है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान ने अमेरिका को अपनी 10 शर्तों को मानने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है। अब देखते हैं कि क्या रहता है। यदि 10 दिन के अंदर ईरान की 10 शर्तें नहीं मानी गई, नुकसान की भरपाई नहीं हुई, तो ईरान 11वें दिन अमेरिका और इज़राइल पर 100 गुना अधिक मिसाइलों से हमला करेगा। ख़ैर जैसे वो जो सवाल है कि जैसे 14 दिनों का नाम आ रहा है कि 14 दिनों बाद क्या होगा? क्या ये सीज़ फायर है, ये सिर्फ़ टेम्परेरी है या इसके बाद भी मामला रहेगा, नहीं रहेगा? तो ये भी एक एक सवाल बना ही हुआ है। जी, और आगे बढ़े तो किसानों के लिए खाद सब्सिडी को बढ़ाया गया है। देखिए, खाद्य जो सब्सिडी बढ़ाई गई है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी बढ़ाई गई है, वो इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि आपको पता ही है कि इस हार्मोन संकट के कारण जो फर्टिलाइज़र्स हैं, वो महँगे हो रहे हैं और उसी के कारण ये आपको खाद की किल्लतें भी देखने को मिलेगी। हालाँकि जो कीमतें हैं, वो भी जो साढ़े ₹1300 का डीएपी का कट्टा कर दिया है, 50 किलो वाला बैग, तो वो भी एक मामला है। तो मतलब अ, महँगा भी हुआ है। लेकिन सरकार ने थोड़ा बहुत बजट बढ़ाया है क्योंकि बेसिकली जो फॉस्फेट, पोटाश ये जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं, इनकी कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। कोरोना के बाद भी आप देख ही रहे हैं कि जो डीएपी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और जब अब ये हॉर्मोन संकट आया इसमें और भी बढ़ी है। तो ₹1350 का 50 किलो का बैग मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे माल की जो कीमतें हैं उनमें जो उतार-चढ़ाव हो रहा है, उससे किसान को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए करना ही था, लेकिन मतलब बहुत कम किया गया है, बहुत कम पैसे बढ़ाए गए हैं, थोड़े ज़्यादा पैसे बढ़ाने की ज़रूरत थी। जी, जी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।